जादुई कागज। संजय अपने बेटे राजा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह पेशे से मोची था तथा एक छोटे से बाजार में जूते सिलने का काम करता था। उसको 2 रोज की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल था। एक दिन राजा ने संजय से कहा, पिताजी, दशहरा आने वाली है, मुझे कुछ खिलौने चाहिए। मेरे सभी दोस्तों ने तरह तरह के खिलौने लिए हैं। बेटा, मेरे पास खिलौने के लिए पैसे नहीं है। मैं तो 2 रोज की रोटी ही मुश्किल से कमा पाता हूँ। मैं तेरे को खिलौने कहाँ से दिलवाऊंगा? पिताजी, क्या हम हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे? नहीं बेटा, एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। राजा उदास होकर अपने काम में लग जाता है। अगले दिन संजय बीमार हो जाता है तो राजा अपने पिता की जगह दुकान पर बाजार में जाता है, जहाँ पर कुछ लोगों के जूते बनाता है और वह उसे बच्चा समझकर पैसे नहीं देते। ए लड़के, मेरे जूते जरा फटाफट से साफ कर दे। ठीक है साहब। राजा जूतों को पॉलिश कर देता है और आदमी उसको पैसे दिए बिना ही जाने लगता है। साहब, पैसे तो दे दीजिए। चल हट, कैसे पैसे? किसके पैसे? बच्चा है, बच्चों की तरह बात कर। साहब, मेरी मेहनत का पैसा तो देते जाइए। मैंने आपके जूते पॉलिश किए हैं, उसके पैसे तो दे दीजिए साहब। आदमी उसको धक्का मारकर आगे बढ़ जाता है। राजा उदास होकर एक सीढ़ी पर बैठ जाता है। वह सोच रहा होता है कि यह गरीबी के दिन कब जाएंगे। तभी एक कागज आकर उसके पैरों पर चिपक जाता है। अरे, अभी तो हवा भी नहीं चल रही है, कागज कहाँ से आकर चिपक गया? राजा उसको छुड़ाकर फेंक देता है, पर वह कागज दोबारा उसके पास आ जाता है। अरे, ये कागज तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बार बार आकर मुझसे चिपक जाता है। चलो, एक काम करता हूँ, खिलौने तो मैं नहीं ले सकता, इसी को खिलौने बनाकर दिल को तसल्ली दे दूंगा। और वह कागज को लेकर घर की ओर चल देता है। घर आकर वह बैठा बैठा उस कागज के 4 टुकड़े करता है। चलो, मैं इससे एक फूल बनाकर देखता हूँ, कैसा लगता है। राजा उसको मोड़कर फूल का आकार देता है। तभी उसके पिताजी की आवाज आती है, बेटा राजा, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो दे जा। आया पिताजी। राजा संजय को पानी देने के लिए चला जाता है और जब वापस आता है, अरे, ये क्या? यहाँ पर फूल किसने रख दिया? मैं तो कोई फूल लेकर नहीं आया, मैं तो बाबा को सिर्फ पानी देने गया था। चलो, अब फूल तो बन गया। एक काम करता हूँ, दूसरे टुकड़े पर एक चॉकलेट बनाता हूँ। वैसे तो मेरे नसीब में चॉकलेट खाना नहीं है। राजा जैसे ही दूसरे कागज पर चॉकलेट बनाता है, चॉकलेट असलियत में उस कागज के टुकड़े पर आ जाती है। राजा यह देखकर हैरान हो जाता है और भागा भागा संजय के पास जाता है। बाबा, देखो तो, इस कागज पर मैं जो भी बनाता हूँ वो सब सच हो जाता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? राजा संजय को सारी बात बताता है। संजय राजा के साथ जाता है तो वहाँ पर फूल और चॉकलेट रखे होते हैं। साथ ही वह कागज के 4 टुकड़े फिर से एक कागज में बदल जाते हैं। अगर ये सच है तो इससे मुझे जादू करके दिखा। राजा उस कागज के टुकड़े पर संजय के लिए कुछ दवाइयाँ बनाता है, जो सच में दवाई बन जाती है। संजय यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, राजा, ये तो कोई जादुई कागज है, इससे तो हम मन चाहे काम कर सकते हैं। हाँ बाबा, आप सच कह रहे हो। अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब मैं जो चाहूँगा पा सकता हूँ। पर बेटा, अगर हमें ये जादुई कागज मिला है तो हमें इसका घमंड नहीं करना चाहिए और न ही इसका दुरुपयोग करना चाहिए। पिताजी, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं इसका सही उपयोग करूँगा। राजा उस कागज की मदद से जूतों का शोरूम खोलता है, एक बड़ा घर बनाता है और दोनों ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग संजय के पास आते हैं। संजय, संजय, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? संजय, गांव में दशहरा का मेला लगा हुआ था और बहुत सारे झूले भी लगे हुए थे। झूले बहुत बड़े थे और उस पर बच्चे बहुत मजे कर रहे थे। तभी एक झूला बीच में ही रुक गया और उसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं। उन्हें कैसे निकाला जाए, सब आदमी परेशान हो गए हैं। बच्चों की मदद करनी होगी। अच्छा ठीक है, तुम सब उस झूले के पास चलो, मैं और राजा अभी आते हैं। संजय राजा को सारी बात बताता है और राजा उस जादुई कागज को लेकर झूले के पास पहुंच जाता है और वहां पर एक बड़ा मिकी माउस बना देता है और झूले के नीचे लगा देता है। अब सभी बच्चे ध्यान से सुने, इस झूले के नीचे गद्देदार मिकी माउस है। एक एक करके आप इस मिकी माउस पर कूदे। आप में से किसी को चोट नहीं लगेगी। मेरा विश्वास कीजिए और कूदना शुरू कीजिए। सभी बच्चे बारी बारी कूदना शुरू करते हैं
और सब कुशलता से उस झूले से उतर जाते हैं। सभी गांव वाले राजा की सूझबूझ की तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक चौधरी संजय की सफलता से जल रहा होता है और संजय के पास जाता है। अरे संजय, तुमने जो पैसे मुझसे लिए हैं उन्हें मुझे ब्याज समेत वापस कर दो। चौधरी साहब, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे मैं आपको एक दिन भी नहीं दे सकता, मुझे पैसे आज के आज ही चाहिए। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो मुझे ये कागज देना होगा। चौधरी कागज लेकर चल देता है और जब घर जाकर उस कागज पर रुपए बनाना शुरू करता है तो वहाँ रुपयों की जगह मोटे मोटे पत्थर बन जाते हैं। अरे ये क्या? संजय के घर पर तो ये कागज एक जादुई कागज था और इस पर जो बनाता था वो सब हो जाता था, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा है। चौधरी फिर दोबारा उस कागज पर हीरा बनाता है जो एक आग के गोले में बदल जाता है। चौधरी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस कागज को फाड़ देता है। तभी वह कागज उसको अपने ऊपर बिठा लेता है और आसमान में घुमा आता है, जहाँ चौधरी को सभी चिड़िया चोंच मारती हैं, तो कभी वह बादलों में खो जाता है। इस तरह से कागज चौधरी को उसके किए की सजा देता है। अंत में कागज उसे राजा के घर पर लाकर पटक देता है। संजय, संजय, राजा मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर इस कागज को ले गया था, जिसकी सजा मुझे इस कागज ने दे दी है। इस कागज को तुम अपने पास ही रखो और जिस भले काम में तुमने इसे लगाया था वो भला काम करते रहो। मुझे माफ कर दो। कागज, चौधरी को माफ कर दो, उनको अपने किए का पछतावा है। कागज फिर से राजा के हाथ में आकर रुक जाता है और इस तरह राजा और संजय उस कागज के साथ अपना परोपकार जारी रखते हैं। जादुई काजल। आरती के पिता वंशीधर एक गरीब ब्राह्मण थे। लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाकर जो कुछ भी मिलता था उसी से उनका खर्च चलता था। उसकी माँ नहीं थी, बचपन से ही उसकी आँखों की रोशनी कम थी। डॉक्टर ने कहा था चश्मा नहीं लगा तो रोशनी कम होती जाएगी और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वंशीधर के पास इतने पैसे कहाँ से होते। उन्होंने आरती को बड़ी मुश्किल से माँ बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया था। उसके चश्मे के लिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे, पर चिंता हमेशा लगी रहती थी। उसने जब से होश संभाला था बाबा को हमेशा शांत ही देखा था। उसे खुद भी पता नहीं चला। आरती गांव के स्कूल में पढ़ती थी। उसकी 10वीं की परीक्षा थी। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। थोड़ा भी पढ़ती तो आंखों से पानी गिरने लगता और आंखें लाल हो जाती। जैसे तैसे वह आखिरी परीक्षा देकर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो सड़क पार करना चाहता था, पर शायद उसे सड़क पार करने का साहस नहीं हो रहा था। आरती तुरंत उसके पास पहुंच गई और उसने उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवा दिया। बाबा, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूं? नहीं बेटी, मैं चला जाऊंगा। यह लो, यह जादुई काजल की डिबिया है। यह तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। बाबा, ये तो आपकी इच्छा भी पूरी कर सकती है ना, तो आप इसे अपने पास ही रखिए। हाँ, अगर ये मुझे पहले मिल गई होती तो मेरे काम आती। अब इसके जादुई होने में मुझे कोई फायदा नहीं है। जीवन की डोर कब थम जाए। अच्छा हो कि तुम इसे अपने पास ही रख लो। ठीक है बाबा, अपना ध्यान रखिएगा। आरती डिबिया लेकर घर आ गई। आ गई बिटिया, कैसी हुई परीक्षा? बाबा जैसे तैसे दे ही दी। जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए तो तुम्हें चश्मा खरीद देता, पर क्या करूं, इस गांव में पंडितों की कमी नहीं है। बाबा, हम ये गांव छोड़ क्यों नहीं देते? किसी ऐसे गांव में चलें जहां आपके अलावा दूसरा कोई पंडित ना हो। अरे नहीं बिटिया, यहाँ तो रहने के लिए ठिकाना है। दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? आरती ने सोचा कि काजल लगाकर देखूं, इसमें क्या जादू है। उसने शीशे में देखकर काजल लगा लिया। काजल लगाते ही उसकी आंखों का धुंधलापन साफ हो गया और उसे लग रहा था कि सारी चीजें सूर्य की रोशनी में धुल गई हो। बाबा बाबा, ये देखो, जादुई काजल ने तो चमत्कार कर दिया। काजल लगाते ही मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई।
और मुझे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी कृपा करके आपने मेरा और मेरी बेटी का उद्धार कर दिया। आरती अब रोज काजल लगा लेती। कुछ ही समय में उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। बाबा, अब मैं आगे की पढ़ाई करूंगी। हाँ बेटी, अब तो आंखें भी ठीक हो गई है। आरती एक दिन स्कूल जा रही थी, तब उसने देखा कि आंखों के अस्पताल के सामने बहुत भीड़ लगी थी। आरती वहां गई और एक औरत से पूछा, आपको क्या तकलीफ है? उसने कहा कि उसकी आंखों का ऑपरेशन होना है। आरती ने उसे अपने काजल की डिबिया से थोड़ा सा काजल निकालकर दे दिया और बोली, आप इसे लगाकर देखिए। उस औरत ने आंखों में जैसे ही काजल लगाया, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। आरती ने वह डिबिया उसे पकड़ा दी। वह औरत खुशी से चिल्लाई, अरे ये तो जादुई काजल है। सभी लोग पीछे घूमकर आरती की तरफ देखने लगे। आरती ने देखा कि उसने जैसे ही उस औरत को काजल दिया, उसके बैग में दूसरी डिबिया आ गई। उसके चारों तरफ भीड़ लग गई। वो जितना ही दूसरों को डिबिया देती, उसके बैग में काजल की डिबिया आ जाती। उस दिन वह स्कूल भी नहीं गई, वहीं से घर वापस आ गई। बाबा, आज तो कमाल हो गया। आज मैंने बहुत से लोगों की आंखें इस जादुई काजल से ठीक कर दिया। वाह बेटी, बहुत नेक काम किया है तुमने। दूसरे दिन उसके घर के सामने बहुत से लोग आकर खड़े हो गए, क्योंकि सबको मालूम हो गया था कि आरती के पास जादुई काजल है। आरती सबको काजल दे देती। सभी लोग उसे आशीर्वाद देकर चले जाते। कुछ ही दिनों में गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर आरती के जादुई काजल की चर्चा थी। आंखों के अस्पताल वालों को जब यह पता चला, उन्होंने सोचा उनका तो अस्पताल ही बंद हो जाएगा। एक दिन कुछ लोग जीप में बैठकर आए और उन्होंने आरती से कहा, तुम्हारे पास जितना भी काजल है सब दे दो, वरना हम तुम्हें धोखाधड़ी के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देंगे। आरती ने काजल की डिबिया उनके बड़े अधिकारी के हाथ में पकड़ा दी। वह डिबिया उनके हाथ में जाते ही एक बड़ा सा पत्थर बन गई। उन सब के सर पर दनादन मारने लगी। उनके सिर लहूलुहान हो गए। सब के सब वहां से भागकर जीप में सवार होकर भाग गए और कभी पलट कर नहीं आए। आरती इतनी मशहूर हो चुकी थी कि एक दिन आंख वाला एक डॉक्टर वंशीधर से उसकी बेटी का हाथ मांगने आ गया। वंशीधर ने आरती की शादी उसी से करवा दी। आरती ने अपना पूरा जीवन सबकी आंखों की रोशनी वापस लाने में बिता दिया। वह इस बात से बहुत खुश थी कि जादुई काजल ने उसको लोगों के जीवन में रोशनी लाने का माध्यम बनाया। जादुई कंगन। एक गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। खेती से जो कमाई होती, वह उन पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। सर्दियों का मौसम था। लगता है इस साल भी फसल अच्छी नहीं होगी। क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। मैंने इसी समय के लिए कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। उन पैसों से ऊन ले आइए, मैं उनके कपड़े बनाकर बेचूंगी। मोहन जंगल के रास्ते शहर जाने के लिए निकलता है। इतने में एक आदमी मोहन से टकरा जाता है। वो आदमी घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मोहन देखता है कि वहाँ एक पोटली पड़ी है। लगता है ये पोटली उसी आदमी की है। अब कहाँ जाऊँ उसको खोजने को। चलो कल इसी टाइम आकर यहाँ दे जाऊंगा। तब जैसे ही अपने जेब में हाथ डालकर पैसे देखता है, तो पता चलता है उसकी जेब फट गई है और पैसे कहीं गिर गए हैं। मोहन उदास होकर उस आदमी की पोटली लेकर वहीं से घर वापस चला जाता है। क्या बात है, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। कहाँ है ऊन, मैं देखूं तो। मैं ऊन नहीं लाया क्योंकि पैसे कहीं गिर गए, और ये एक आदमी की पोटली है जो मुझे मिल गई, रास्ते में गिरी हुई। हाय राम, अब क्या होगा, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। ऐसे कैसे कर दिया आपने? और इस पोटली में क्या है? आप इसे घर क्यों ले आए? किसी के कंगन हैं, इन्हें कल मैं वापस कर आऊंगा। तभी सीता पोटली खोलकर उनमें से कंगन निकाल लेती है। कंगन तो बहुत सुंदर है,
बस थोड़े पुराने हैं। अजी मैं कंगन पहन लूं? जब आप वापस करने जाएंगे तो उतार दूंगी। चलो ठीक है। अब सो जाओ। अगले दिन सीता जंगल में लकड़ियां काटने जाती है और कुल्हाड़ी से एक बार मोटी डाली पर करती है। वह मोटी डाली बस एक बार में कटकर नीचे गिर जाती है। अरे ये कैसे हुआ? इतनी मोटी लकड़ी का पट्टा कट कैसे गया? इसे काटने में तो कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। सीता लकड़ी को इकट्ठा कर उठाकर ले आती है। यह लकड़ी के टुकड़े भारी क्यों नहीं लग रहे? लगता है ये कोई अलग पेड़ था जिसकी लकड़ियाँ बहुत हल्की हैं। सीता लकड़ियों को बेचकर उन पैसों से ऊन लेकर घर लौट आती है। सीता कपड़े बनाना शुरू करती है और फिर कुछ ही मिनटों में सारे कपड़े बनाकर तैयार हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इन कपड़ों को बनाने में कई हफ्ते लग जाते थे। एक बार में कैसे सारे उनके कपड़े बन गए? उसी वक्त मोहन कमरे में आता है। अरे वाह, तुम इतनी जल्दी लकड़ी काट कर आ गई और कपड़े भी बना दिए। पता नहीं, पर लगता है कि ये सब किसी जादू से हुआ है। पहले इतनी मोटी डाली बहुत आसानी से कट गई और मैंने वो डाली जब उठाई तो मुझे भारी भी नहीं लगी, और अब ये कपड़े इतनी जल्दी बन गए। जरूर ये सब जादुई कंगन की वजह से हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जादुई कंगन जिसके भी है, मुझे उसको ये वापस करना है। सीता वो कंगन उतार देती है और मोहन उन कंगन को लेकर जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। मोहन घर वापस आता है। सीता कंगन को दोबारा पहन लेती है। सीता कपड़े बनाकर बेचती गई और कुछ दिनों में ही एक घर बना लिया। ये देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगती है। अरे ये मोहन इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ? चलो छुप कर देखते हैं। उस पड़ोसी ने कंगन का राज जान लिया और उसे चुराने के लिए मोहन के घर में घुस गया। जब मोहन और सीता सो रहे थे, तब वो सीता के पास जाकर उस कंगन को उतारने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही उसने कंगन को छुआ तो बहुत जोर का करंट का झटका लगा। ये कैसे हुआ? मुझे झटका कैसे लगा? चलो कोई नहीं, आज तो मैं ये कंगन चुरा कर रहूंगा। तभी वो दोबारा कंगन हाथ से निकालने लगता है और इसमें कामयाब हो जाता है। कंगन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और जैसे ही कंगन को हाथ में लेकर देखने लगता है, तभी वो कंगन अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं और हवा में उड़ते उड़ते अपना आकार बड़ा कर लेते हैं और उस पड़ोसी के ऊपर आकर गिर पड़ते हैं, और वो कंगन पड़ोसी के गले में जाकर फंस जाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, माफ कर दो मुझे, ये कैसा जादू है? बचाओ बचाओ मुझे। पड़ोसी की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आ जाते हैं। तभी मोहन और सीता भी आते हैं। पड़ोसी भागते हुए मोहन के पास जाता है और अपने किए पर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे जादुई कंगन चुराने की कोशिश की, जिसके कारण मेरी ये हालत हो गई। सीता कंगन को जैसे ही हाथ लगाती है, वो पड़ोसी के गले से निकलकर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो दोनों पड़ोसी को माफ कर देते हैं। लेकिन मोहन के पास जादुई कंगन है, इसका पता सबको लग जाता है। एक पुजारी मोहन के घर आते हैं। कुछ दिन पहले ही मंदिर से माता के गहने चोरी हुए थे। उनमें से ये जादुई कंगन भी एक है। इनमें माता की शक्ति है जो आपके पास है। मोहन और उसकी बीवी माँ के कंगन पंडित को लौटा देते हैं और खुशी खुशी मेहनत कर कमाने लगते हैं।